सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.2। मेरा नाम है शिवम दुबे और टॉपिक जिस पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया की बात करेंगे। जंगलों के प्रकार को हम समझेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे, क्लासिफिकेशन को देखेंगे। यानी कि वनों के प्रकार की अगर बात करें तो सीधे हम ये जानते हैं कि वनों को दो आधार पे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, जंगलों को दो प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला टॉपिक है जलवायु, क्लाइमेट, मिट्टी, सॉइल, वर्षा, रेन, इनके आधार पे हम लोग जो है वनों को क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो ऑनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पे वनों को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चूंकि इसमें हमको स्वामित्व के आधार पे यानी कि ऑनरशिप के आधार पे ही हमको इसको पढ़ना है, ना कि जलवायु, मिट्टी और वर्षा के आधार पे हमको नहीं पढ़ना है। अगर जलवायु, मिट्टी और वर्षा की बात करें तो वन 5 प्रकार के होते हैं, जो आपने सुना होगा, जो उष्णकटिबंधीय वाला मामला है। जंगलों की बात करें तो वो 5 प्रकार के होते हैं, 5 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज क्लासीफाई किया जाता है। वहीं पे ऑनरशिप की बात करें तो जंगलों को 3 प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। लेकिन इस टॉपिक में आने से पहले हम अगर बात करें, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? एक स्पीसीज जो कि लुप्त होने के कगार पे है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोग्राम, प्रोविजंस और प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे उनको ही क्या बोला गया? प्रोजेक्ट टाइगर। जिसमें कि तमाम चीजें हमने नेशनल पार्क और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में एस्पेक्ट देखा कि 1972 में आपका इंडियन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू हुआ। 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होता है और कार्यक्रम बढ़ता है, जिससे कि जो टाइगर्स की संख्या लगभग आपकी 1870s की बात करें, 1870s यानी कि 19वीं शताब्दी की अगर बात करें, जो संख्या इनकी 55,000 थी, 55,000 टाइगर्स थे, वही आपकी 1970 आते यानी लगभग एक शताब्दी में आते आते 1827 आपकी आबादी रह जाती है टाइगर्स की। तो ये बड़ा ही चिंतनीय विषय था, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट टाइगर जैसे तमाम कार्यक्रमों को चलाया गया और फाइनली रिजल्ट भी हमें अच्छा मिला कि अभी वर्तमान के डेटा के अनुसार 3600 से 3700 भारत में हमें टाइगर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये तमाम टॉपिक हमने पिछले सेशन के अंतर्गत हमने पढ़ा, जाना, समझा और कंजर्वेशन के बारे में देखा। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है कंप्लीट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। तो अगर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फॉरेस्ट लगभग पूरी धरती का अगर बात करें तो ये अगर ये हमारी पूरी धरती है तो इसका 38%, कितना परसेंट? लगभग 38% जो हिस्सा है वो आपका घिरा है जंगलों से, यानी उस पर जंगल है। यानी कि अगर पूरे लैंड मास की बात करें तो 38% हिस्से पे जंगल हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस 38% के अंदर 50% से अधिक जो है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्पीसीज इसमें एग्जिस्ट किया करती हैं, रहती हैं। यानी अगर जंगल की बात करें तो 38% हिस्सा पूरा धरती का जंगल है और उस 38% में 50% प्रजातियां अपना जो है लाइवलीहुड को जो है मेंटेन करती हैं, 50% स्पीसीज इसमें रहा करती हैं। तो लेकिन आप इस चीज को समझिए कि जब जंगलों का इतना बड़ा महत्व है इस दृष्टिकोण से, और इन सब के अलावा भी अगर बात करें तो मनुष्य के श्वसन के लिए धरती का इसको फेफड़ा कहा जाता है और भी तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जंगल हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उसके टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे और फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कंजर्वेशन देखेंगे। यानी कि इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आर आइदर ऑन आर मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। टॉपिक जो हमारा शुरू होता है यहाँ से कि जो इंडिया की बात करें तो इसके जो अधिकतर फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है या तो ऑन और मैनेज किए जाते हैं, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट किसके माध्यम से करती है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू मैनेज करती है, ऑन करती है, या फिर जो अदर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं वो इन सभी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को मैनेज करते हैं, ऑन करते हैं। यानी कि हम समझ चुके हैं कि जो इंडिया है उसकी मच ऑफ द फॉरेस्ट जो है गवर्नमेंट ही उसको हैंडल करती है, मैनेज करती है, ऑन करती है। या तो गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू मैनेज करे या फिर अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू उन जंगलों को, उन वन्य जीवों को मैनेज किया जाता है। उस आधार पे बात करें, अगर ऑनरशिप के आधार पर, अगर स्वामित्व के आधार पर बात करें तो दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, जिसमें कि फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका है आपका रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा आपका जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और द लास्ट वन इज दैट अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इन तीनों के बारे में अगर बात करें
तो रिजर्व फॉरेस्ट किसे कहा जाता है कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। वहीं पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वहीं पे जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है उसकी हम बात करेंगे तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं, वेस्टलैंड होते हैं, ये दोनों कम्युनिटी यानी गवर्नमेंट और कम्युनिटी इंडिविजुअल कोई भी इसको जो ऑन कर सकता है। हमने एक बार में इसकी डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर थोड़ा समझा जाए कि रिजर्व फॉरेस्ट किसे कहा जाता है तो संरक्षित, इसको मतलब क्या बोल सकते हैं, रिजर्व आरक्षित जो वन होते हैं उसको बोलता है। जितने भी इस धरती पे जो मतलब भारत की बात करें तो उसके आधे से अधिक जो वन है, वो टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो आधे से अधिक जो वन है वो डिक्लेयर किए जा चुके हैं वो एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। और रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो ये मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं एज फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आर कंसर्न। यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्स के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल जंगल यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट कहलाते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट वो चीज़ होती हैं जो इन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स की संरक्षण के लिए, उनकी लाइवलीहुड के लिए, उनकी हर चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए इनको आरक्षित कर दिया गया है और इन क्षेत्रों में कोई किसी भी व्यक्ति इंडिविजुअल को ना मतलब लकड़ी काटने का कोई वो राइट है, ना कोई पशुओं को चराने का कोई मामला है, मतलब कुछ भी इसमें कोई इंटरवीन नहीं कर सकता। ये रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और इनकी संख्या अगर बात करें, इनकी टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो मोर देन हाफ की अगर बात करेंगे तो ये इतने पूरी जंगल किस कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिए गए हैं, रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत। और ये काफ़ी मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। ये अगर बात की जाए रिजर्व फॉरेस्ट की तो हम ये समझ चुके हैं। वहीं पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात की जाए, इसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने कोई भी टिम्बर के लिए, पशुओं को चारा के लिए, ग्रेजिंग के लिए, ग्रेजिंग कैटल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट है। वहीं पे अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अगर बात करें तो 1/3 जो एरिया होता है पूरे जंगलों का वो कैटेगराइज कर दिया गया है एज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, संरक्षित वन के अंतर्गत। और ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। द फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, जिससे कि किसी प्रकार से जो फॉरेस्ट लैंड है वो किसी प्रकार के फर्दर डिप्लेशन से उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसमें जो है एक चीज और, इसमें अगर इन दोनों में अंतर की बात की जाए तो इसमें लगभग टिम्बर मतलब वही है, फ्यूलवुड की बात कर दें, लकड़ी की बात कर दें और बात कर दें पशुओं के चारा की बात, इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। थोड़ा मोड़ा जो भी यूजफुल चीज़ें होती हैं वहाँ से एक्सेस किया जाता है। यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ग्रेजिंग कैटल ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, होती भी हैं। वहीं पे अनक्लास्ड फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं, जो वेस्टलैंड होते हैं, ये बिलोंग करते हैं बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। यानी इसको गवर्नमेंट भी ऑन कर सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल भी ऑन कर सकता है, कम्युनिटी भी ऑन कर सकती है। तो ये वो क्षेत्र जंगल और वेस्टलैंड होते हैं जिसको दोनों लोग यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी भी क्या कर सकती है, ऑन कर सकती है, मैनेज कर सकती है। इस पर कोई सरकार का प्रतिबंध नहीं होता है। तो इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट में। तो आई होप फॉरेस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप आप समझ चुके होंगे। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। वहीं पे एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिला के जो लैंड बनती है, जो फॉरेस्ट बनता है, उसको हम लोग परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं। यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या बनता है, परमानेंट फॉरेस्ट। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी कि रिजर्व जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट यानी हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट और जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, इन दोनों को मिला दिया जाए तो यही कहलाते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। क्या कहलाते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट। ये चीज़ें। दूसरी बात यहाँ पे अभी हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो वहाँ का 75% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट किसके अंतर्गत आता है, परमानेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, एरिया के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा वनों वाला जो कोई राज्य है तो वो है मध्य प्रदेश। उसके बारे में हम देखेंगे जिसमें ये लिख ही दिया है कि मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग यहाँ पर 75% फॉरेस्ट जो है किस कैटेगरी में आते हैं, तो परमानेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है कि रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट, जो कि हमने अभी देख लिया। Permanent forest estates maintained for the purpose of producing timbers and other protected forest produce and for protective reasons.
तो इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें लिख दिया है कि जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उनको मिला के क्या बनता है, परमानेंट फॉरेस्ट। और इस परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट को मेंटेन किया जाता है किस पर्पज से, प्रोड्यूसिंग टिम्बर, कि यहाँ से हम लकड़ी का उत्पादन कर सकें। ये नहीं कि लकड़ी कटाई होगी, नहीं, जो लकड़ियाँ खराब हो चुकी होंगी, जो पेड़ सूख चुके होंगे, वहाँ से लकड़ी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें, प्रोड्यूसिंग टिम्बर्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और भी तमाम जो फल फूल जो भी चीज़ें हैं उसको हम वहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रोटेक्टिव रीजन से भी इन पूरे सिस्टम को, यानी कि रिजर्व और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट को क्या किया जाता है, परमानेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत, परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट के अंतर्गत कैटेगराइज किया जाता है। और इसमें से टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस और भी प्रोटेक्टिव रीजन की वजह से सारी एक्टिविटीज़ इसमें होती रहती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो है द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट, वहाँ पे सबसे लार्जेस्ट एरिया आता है, यानी मध्य प्रदेश का लगभग 75% जो है फॉरेस्ट किसके अंतर्गत आता है, परमानेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें कि लिखा ही है कि 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, यानी कि लगभग 75% से अधिक टोटल एरिया इसका परमानेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। जम्मू और कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू और कश्मीर की बात करें, अब हम उन रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। जैसे कि जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट की जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन सभी में लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलता है इसके टोटल फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें। वहीं पे बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पे बल्क ऑफ अंडर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यहाँ पे हमें प्रोटेक्टेड लैंड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की संख्या में ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कहाँ पर, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पे हमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है देखने को मिलते हैं मैक्सिमम। वहीं पे जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट होते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाय लोकल कम्युनिटीज़, जो कि वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा क्या होती है, मैनेज होती है। यानी कि चाहे वो रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो वो कहाँ पे मिलते हैं, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। वहीं पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में। वहीं पे अनक्लास्ड फॉरेस्ट की बात करें, अनक्लास्ड फॉरेस्ट की बात करें तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ गुजरात हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, यहाँ पे हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट, वहाँ पे जो उनके जंगलों की जो अधिकतम जो प्रतिशतता है वो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट की, जो कि मैनेज होती है वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा। यानी कि हम जानते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट को लोकल कम्युनिटी भी मैनेज कर सकती है, गवर्नमेंट भी मैनेज कर सकता है, और यहाँ तक कि दोनों मिलकर मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप आप फॉरेस्ट को जो है पूरी तरीके से समझे होंगे। और फॉरेस्ट में हमने पढ़ा, पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और लास्ट वन इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और एक कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ा कि परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है। परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है इसको हमने देख लिया। इस तरीके से हमने पूरे फॉरेस्ट के कंप्लीट एस्पेक्ट को क्या कर लिया, देख लिया। लेकिन ये जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमने पढ़ा, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप था। वहीं पे जलवायु, मिट्टी और वर्षा के आधार पर बात करें तो 5 प्रकार के वन होते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, देखा होगा, समझा होगा। अब इसके बाद अगले टॉपिक की हम बात करेंगे तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कम्युनिटी और कंजर्वेशन वाला टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इसी के साथ सेशन को हम लोग क्या करते हैं, साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और इस टॉपिक को अगर आपको समझ में पूरी तरीके से ये टॉपिक आया होगा तो इस पूरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।